इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड के वर्ष 2017 गणित विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। खंड और पहला प्रश्न है, एक संख्या m/n के रूप में है, इसके परिमेय संख्या होने के लिए क्या प्रतिबंध है। तो संख्या m/n के रूप में है, इसके परिमेय होने के लिए प्रतिबंध होगा m और n पूर्णांक होने चाहिए तथा n बराबर नहीं होना चाहिए 0। प्रश्न 2, द्विघात समीकरण 16x² ऋण 24x बराबर 0 को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें 8x कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा 8x का भाग 16x² में 2x बार जाएगा, ऋण 8x का भाग 24x में 3 बार जाएगा बराबर 0। तो इसके लिए हम पहले 8x बराबर 0 लेंगे, तो जो कि हमें देगा x बराबर 0/8 अर्थात 0। फिर हम 2x ऋण 3 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ से हमें x बराबर मिलेगा 3/2। तो इस प्रकार द्विघात समीकरण का हल होगा x बराबर 0 और 3/2। तीसरा प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वअंतर ऋण 1 है, इसका पांचवा पद बताइए। हमें दिया गया है समांतर श्रेणी का पहला पद a बराबर 2 और सार्वअंतर d बराबर ऋण 1। हमें ज्ञात करना है श्रेणी का पांचवा पद। तो पांचवा पद होगा a + 4d। a की जगह पर हम 2 लिखेंगे और d की जगह पर ऋण 1 लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 2 धन 4 गुणा ऋण 1। तो धन 4 गुणा ऋण 1 करेंगे तो यह ऋण 4 होगा। 2 ऋण 4 का मान ऋण 2 होगा। तो श्रेणी के पांचवें पद का मान ऋण 2 आएगा। चौथा प्रश्न है, यदि 1, 2, x, 3 और 4 का माध्य 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पद दिए गए हैं 1, 2, x, 3 और 4 और माध्य हमें 2 दिया गया है। तो यहाँ पर पदों की कुल संख्या जिसको हम n कहते हैं वह 5 है। 1, 2, 3, 4 और 5। आप जानते हैं कि माध्य बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो माध्य की जगह पर आप 2 लिखेंगे, पदों का योग के स्थान पर आप पदों को जोड़ेंगे। पद है 1, 2, x, 3 और 4। आप इनका योग करेंगे बटा पदों की संख्या, तो टोटल पद हमारे पास 5 है। अब 5 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यह मिलेगा 10 बराबर 2, 1, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 10 धन x, अर्थात 10 धन x का मान 10 है। तो x बराबर होगा 10 ऋण 10 यानी 0। यही x का मान होगा। पांचवा प्रश्न है, यदि PE बराबर 0.65 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। तो हमें दिया गया है PE बराबर 0.65 और आपको ज्ञात करना है PE0 यानी E न होने की प्रायिकता। तो यह बराबर होगा 1 - PE अर्थात 1 ऋण 0.65। अब आप 1 में से 0.65 को घटाएंगे तो यह आएगा 0.35। तो PE0 का मान होगा 0.35 आंसर। छठा प्रश्न है, समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 के 2 मूल लिखिए। तो हमें समीकरण दी गई है ax² + bx + c बराबर 0, यानी यह एक द्विघात समीकरण है। आपने इसके मूल लिखने हैं। द्विघात समीकरण के मूल के लिए आपने द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य जी का सूत्र पढ़ा होगा। x बराबर -b धन ऋण वर्गमूल b² ऋण 4ac बटा 2a। तो इस सूत्र को हम धन और ऋण को अलग अलग लिखेंगे तो इसके 2 मूल मिलेंगे, ऋण b धन वर्गमूल b² ऋण 4ac बटा 2a और दूसरा मूल होगा ऋण b ऋण वर्गमूल b² ऋण 4ac बटा 2a। सातवां प्रश्न है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा को सरल कीजिए।
तो सबसे पहले आप कोशक थीटा को 1/sin थीटा लिखेंगे, क्योंकि कोशक बराबर 1/sin होता है माइनस साइन थीटा। अब हम कोष्ठ के अंदर इस साइन थीटा के नीचे 1 मान सकते हैं और हरों का आप लॉसो लेंगे जो कि साइन थीटा आएगा और ऊपर आपके पास रहेगा 1 माइनस साइन से साइन को गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यही प्रश्न का उत्तर होगा। 8वां प्रश्न है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया गया है 10 मीटर की एक सीढ़ी है जो कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार के 8 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। मान लिया दीवार AB है और सीढ़ी का पाद बिंदु C है। हमें दीवार के पाद से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात हमें BC का मान ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC इसका आधार है। तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से BC का मान हो जाएगा अंडर रूट कर्ण यानी AC का स्क्वायर माइनस लंब अर्थात AB का वर्ग। तो BC बराबर हो जाएगा वर्गमूल 10 का वर्ग ऋण AB यानी 8 का वर्ग। 10 का वर्ग होता है 100, 8 का वर्ग होता है 64। तो आप 100 में से 64 कम करेंगे तो आएगा 36। 36 6 का वर्ग होता है तो 36 का वर्गमूल आएगा 6। अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी होगी 6 मीटर। आंसर। 9वां प्रश्न है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जिनके बीच का कोण 80 अंश है और आपने ज्ञात करना है कोण POA, यानी आपने इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर POA और POB जो दो त्रिभुज हैं ये सर्वांग सम होते हैं तो इनके ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। 80 का आधा 40 और ये भी 80 का आधा 40 अंश होगा। अब देखिए त्रिभुज PAO जो है वह एक समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो त्रिभुज के दो कोण आपको मालूम है, एक कोण 90 है और दूसरा 40 है। तीसरा कोण POA आपने ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 लेकर आप इसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोण APO का मान लिखेंगे जो कि होगा 80/2 यानी 40 अंश। फिर हम जाएंगे त्रिभुज POA में कोण APO बराबर 40 अंश जिसे हम ऊपर ज्ञात कर चुके हैं। दूसरा कोण PAO बराबर होगा 90 अंश। कोष्ठ में आप लिख सकते हैं क्योंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कोण APO प्लस कोण PAO प्लस कोण POA बराबर होगा 180 अंश। APO का मान है 40 और PAO का मान है 90 तथा POA हमें ज्ञात करना है। तो 90 और 40 को जोड़ेंगे 130। 130 को आप दाईं ओर ले जाएंगे तो कोण POA बराबर हो जाएगा 180 ऋण 130 अर्थात 50 अंश। यही प्रश्न का उत्तर होगा। 10वां प्रश्न है एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी है
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय तल कितना होगा? तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो 3 पाई का मान आप लिखेंगे 22/7, r स्क्वायर की जगह पर आप 7 × 7 लिखेंगे, क्योंकि r हमें 7 सेमी दिया गया है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब हम 3, 22 और 7 को गुणा करेंगे तो यह 462 सेमी स्क्वायर प्राप्त होगा। खंड ब का पहला प्रश्न और प्रश्न पत्र का 11वां प्रश्न है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं। हमें दिया गया है एक स्तंभ AB की ऊंचाई 6 मीटर है, तो उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो हम मान लेते हैं AB एक स्तंभ है, BC इसकी छाया है। तो इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनेगा और दिया गया है ठीक उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लिया PQ मीनार है, तो हमें PQ की ऊंचाई ज्ञात करनी है और QR इसकी छाया है जो कि आपको 28 मीटर दी गई है। तो समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज होंगे। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। त्रिभुज ABC की भुजा AB और त्रिभुज PQR में AB की संगत भुजा PQ होगी। इसी प्रकार त्रिभुज ABC की भुजा BC की संगत भुजा त्रिभुज PQR में QR होगी। तो इनका अनुपात आपस में बराबर होता है। अब हम मान रखेंगे AB की जगह 6 लिखेंगे, PQ हमें ज्ञात करना है, BC हमें 4 दिया गया है और QR हमें 28 दिया गया है। तो यहाँ से आप तिर्यक गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 4 × PQ बराबर 6 × 28। तो PQ बराबर हो जाएगा 6 × 28/4। 4 से 28 कटेगा 7 बार, 6 × 7 का मान 42 होगा। अतः मीनार PQ की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। आंसर। प्रश्न 12। एक थैली में 5 काली, 7 लाल, 3 सफेद रंग की गेंदें हैं। यदि इस थैले में से एक गेंद या द्वितीया निकाली जाए तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद काली नहीं है। तो हमें दिया गया है 5 काली, 7 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। आपको ज्ञात करना है काली गेंद न होने की प्रायिकता। तो कुल संभव परिणामों की संख्या होगी 5 धन 7 धन 3 यानी 15 और काली गेंद होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल काली गेंदें 5 हैं तो इसके लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 5 होगी और लाल गेंद होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर लाल गेंदों की संख्या अर्थात 7। सफेद गेंद होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 3। अब हमें ज्ञात करना है काली गेंद न होने की प्रायिकता। तो हम देखेंगे काली गेंद न होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है। काली गेंद होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 5 है, न होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 7 धन 3 यानी 10। तो न होने की प्रायिकता हो जाएगी काली न होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात 7 + 3 अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या यानी 15। तो यह आ जाएगा 10/15। 5 से हम दोनों को काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो 2/3 इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 है। ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए कि समीकरण युग्म 2x धन 3y ऋण 1 बराबर 0 तथा x धन 3/2y ऋण 2 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है। तो हम जानते हैं कि जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है उसका ग्राफ खींचने पर 2 समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो चलिए इन दोनों समीकरणों का हम ग्राफ खींचते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम दिए गए समीकरण 1 और 2 को संतुष्ट करने वाले कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। तो पहली समीकरण दी गई है 2x धन 3y ऋण 1 बराबर 0। इसमें मान लिया हम x की जगह पर 2 लिखते हैं।
तो यदि हम x के स्थान पर 2 लिखेंगे तो 2 गुणा 2 यानी 4, 4 में 1 कम करेंगे 3 और 3 को हम दाएं साइड भेजेंगे तो हमें मिलेगा 3y बराबर ऋण 3 अर्थात y बराबर ऋण 1। इसी प्रकार हम एक मान और ले लेते हैं। मान लिया हम x के स्थान पर ऋण 4 रखते हैं तो x के स्थान पर ऋण 4 रखने पर यह 2 गुणा ऋण 4 यानी ऋण 8 हो जाएगा। ऋण 8 और ऋण 1 ऋण 9, ऋण 9 को हम दाईं ओर ले जाएंगे तो वह धन 9 बनेगा अर्थात 3y बराबर 9। तो y बराबर 9/3 अर्थात y का मान हमें 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ग्राफ खींचने के लिए हम दी गई समीकरण में कम से कम 2 बिंदु ज्ञात कर लेते हैं जो उसे संतुष्ट कर रहे हों। अब हम लेते हैं दूसरी समीकरण x धन 3/2y ऋण 2 बराबर 0। यदि हम इस समीकरण को 2 से गुणा कर दें तो यह सरल रूप में हमें प्राप्त होगी। वह समीकरण मिलेगी 2x धन 3y ऋण 4 बराबर 0। अब हम इस समीकरण में कम से कम 2 बिंदु ले लेते हैं। मान लिया हम पहला बिंदु x बराबर 2 इसमें भी ले लेते हैं तो x का मान 2 रखने पर आपको y बराबर 0 प्राप्त होगा। अब हम दूसरा बिंदु x बराबर ऋण 1 ले लेते हैं तो x के स्थान पर आप ऋण 1 रखेंगे तो y आपको 2 प्राप्त होगा। अब हम इन बिंदुओं की सहायता से दिए गए समीकरणों के ग्राफ खींचते हैं। तो पहली समीकरण का जो पहला बिंदु था हमारे पास वह 2 और ऋण 1 था जो कि यह बिंदु होगा, और जो दूसरा बिंदु था वह ऋण 4 और 3 था। तो A और B को मिलाते हुए हमने एक ग्राफ खींचा जो कि एक सरल रेखा प्राप्त हुई। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के बिंदु 2 0 तथा ऋण 1 2 से होते हुए हम एक ग्राफ यानी एक सरल रेखा खींचेंगे तो हमें 2 सरल रेखाएं प्राप्त हुई AB और CD। ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो हम जानते हैं कि जब 2 रेखाएं समांतर होती हैं तो ऐसे समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं होता है। तो आप लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण युग्म के ग्राफ में 2 समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं इसलिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 13 के अथवा में आपको प्रश्न दिया गया है यदि a बराबर a स्क्वायर ऋण 2a माइनस 15 अपॉन a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12 तथा b बराबर a स्क्वायर ऋण 4a माइनस 77 अपॉन a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 28 तो a अपॉन b का मान ज्ञात कीजिए। तो a अपॉन b के लिए हम a के स्थान पर a का मान लिखेंगे और b के स्थान पर b का मान लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको जो यह बटा दिख रहा है इसकी जगह पर आप गुणा करेंगे। जैसे ही आप बटा को गुणा में बदलेंगे वैसे ही जो नीचे वाली भिन्न है उसको व्युत्क्रम यानी उल्टा करके लिखेंगे। हर को अंश में और अंश को हर में लिखेंगे। अब हम इनमें प्रत्येक व्यंजक के गुणनखंड करेंगे। a स्क्वायर ऋण 2a माइनस 15 के जो गुणनखंड होंगे वे a ऋण 5 और a धन 3 होंगे। a स्क्वायर धन 11a प्लस 28 के गुणनखंड a धन 7 और a धन 4 होंगे। इसी प्रकार a वर्ग धन 7a धन 12 के गुणनखंड a धन 4 और a धन 3 हो जाएंगे। a वर्ग ऋण 4a ऋण 77 के गुणनखंड a ऋण 11 और a धन 7 होंगे। a धन 3 और a धन 3 आपस में कटेंगे। इसी प्रकार a धन 4 और a धन 4 आपस में कटेंगे और a धन 7 से a धन 7 कटेगा और हमारे पास बचेगा a ऋण 5 बटा a ऋण 11। यही a बटा b का मान होगा। प्रश्न 14 सिद्ध कीजिए sec 41 अंश गुणा sin 49 अंश धन cos 49 अंश गुणा कोशेक 41 अंश बराबर 2। तो हम दिए गए प्रश्न के लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष लेंगे। sec 41 डिग्री इंटू साइन 49 डिग्री प्लस cos 49 डिग्री इंटू कोशेक 41 डिग्री। अब इसमें हम sec के स्थान पर 1 बटा cos और कोशेक के स्थान पर 1 बटा साइन लिखेंगे। तो sec 41 के स्थान पर आप 1 बटा cos 41 लिख लेंगे। कोशेक 41 डिग्री की जगह आप 1 बटा साइन 41 डिग्री लिखेंगे।
साइन 49 से आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 49 होगा। 49 के स्थान पर हम 90 माइनस 41 लिखेंगे, क्योंकि 90 में से 41 घटा के 49 होता है। इसी प्रकार cos 49 में हम 49 के स्थान पर 90 माइनस 41 लिखेंगे और हर में cos 41 और sin 41 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 41 को हम कॉस 41 लिखेंगे। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा होता है, तो कॉस 90 माइनस 41 का मान साइन 41 होगा। कॉस 41 से cos 41 1 टाइम कैंसिल होगा। इसी प्रकार sin 41 से sin 41 1 टाइम कैंसिल होगा। तो 1 और 1 को हम ऐड करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो हमें जो सिद्ध करना था इसका मान 2 सिद्ध करना था, तो आपका राइट हैंड साइड 2 प्राप्त हो चुका है। तो यही हमें सिद्ध करना था। 15वां प्रश्न है, बिंदुओं A 5 1 तथा B ऋण 1 5 से कोई बिंदु P x y समान दूरी पर स्थित है। दिखाइए कि 3x बराबर 2y। तो हमें दिया गया है बिंदु P जिसके निर्देशांक x y है और वह बिंदु A और B जिनके निर्देशांक क्रमशः 5 1 तथा ऋण 1 और 5 हैं से समान दूरी पर है। अर्थात आपको PA और PB आपस में बराबर दिए गए हैं। अब आपने दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा होगा, D बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यह सूत्र लगा के हम PA और PB ज्ञात करेंगे। तो इनका मान वर्गमूल x ऋण 5 पूरे का वर्ग धन y ऋण 1 पूरे का वर्ग PA का मान प्राप्त होगा और वर्गमूल x धन 1 होल स्क्वायर प्लस y ऋण 5 होल स्क्वायर PB का मान प्राप्त होगा। अब हम दोनों ओर वर्ग कर लेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्गमूल के चिन्ह हट जाएंगे। प्राप्त होगा x ऋण 5 का वर्ग धन y ऋण 1 का वर्ग और दाईं ओर x धन 1 का वर्ग धन y ऋण 5 का वर्ग। अब आप a ऋण b होल स्क्वायर और a धन b होल स्क्वायर सूत्र से इन्हें खोलेंगे। तो पहले कोष्ठ में x ऋण 5 का वर्ग आपको प्राप्त होगा x वर्ग ऋण 5 दूना 10 x धन 5 का वर्ग 25। इसी प्रकार y ऋण 1 का वर्ग हम खोलेंगे तो y स्क्वायर ऋण 2y धन 1 मिलेगा। x धन 1 पूरे का वर्ग आपको प्राप्त होगा x वर्ग धन 2x धन 1। y ऋण 5 का वर्ग हमें प्राप्त होगा y वर्ग ऋण 10y धन 25। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, 25 से 25 कटेगा, धन 1 से धन 1 कटेगा, y वर्ग से y वर्ग कट जाएगा। अब आपके पास बाईं ओर बचेगा ऋण 10x ऋण 2y और दाईं ओर धन 2x ऋण 10y। इसमें हम x वालों को एक तरफ करेंगे, धन 2x को हम बाईं ओर ले जाएंगे तो यह ऋण 2x हो जाएगा। ऋण 2y को हम दाईं ओर ले जाएंगे तो यह धन 2y हो जाएगा। ऋण 10x और ऋण 2x जुड़ेंगे, चिन्ह ऋण रहेगा तो यह मिलेगा ऋण 12x। ऋण 10y और धन 2y घटेंगे, चिन्ह ऋण का रहेगा तो यह आएगा ऋण 8y। ऋण से ऋण कैंसिल होगा, 4 से 12 और 8 कटेंगे 3 और 2 बार, तो आपको मिलेगा 3x बराबर 2y। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न है tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। इसको सिद्ध करना है बराबर 1 धन sin a बटा cos a। तो सबसे पहले हम प्रश्न का बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। इस सूत्र में यदि हम tan स्क्वायर a को दाईं ओर भेज दें तो हमें मिलेगा 1 बराबर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो हम यहाँ पर जो अंश में 1 लिखा गया है इसकी जगह पर सबसे पहले sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा tan a प्लस sec a। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 1 की जगह पर हम sec
स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए लिखेंगे और हर को हम अभी ऐसे ही लिख लेंगे tan a माइनस sec a प्लस 1। अब हम ऊपर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए में सूत्र लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी एंड a माइनस b। यह सूत्र लगाएंगे तो हमें मिलेगा tan a प्लस sec a, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा sec a प्लस tan a और दूसरे कोष्ठ में sec a माइनस tan a। अब tan a प्लस sec a को भी sec a प्लस tan a लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan a प्लस sec a को sec a प्लस tan a। अब हम कॉमन ले लेते हैं sec a प्लस tan a, तो इसकी जगह पर बचेगा 1 और यहाँ देखिए माइनस sec a प्लस tan a आपने बाहर ले लिया है, अंदर बचेगा sec a माइनस tan a, बाहर से माइनस है तो यदि हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो यह हो जाएगा माइनस sec a प्लस tan a और नीचे अंश में हमारे पास है tan a माइनस sec a प्लस 1। अब देखिए जो ऊपर का ब्रैकेट है और नीचे का ब्रैकेट है यह सेम है, 1 माइनस sec a प्लस tan a एंड tan a माइनस sec a प्लस 1, इसे हम 1 माइनस sec a प्लस tan a कह सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा sec a प्लस tan a। अब हम sec a को लिखेंगे 1 बटा cos a और tan a को लिखेंगे sin a बटा cos a, तो दोनों का लॉसो आ जाएगा cos a और अंश 1 प्लस sin a। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड था, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड। अब इसी प्रश्न में एक अथवा वाला प्रश्न है, tan थीटा बटा sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बटा sec थीटा प्लस 1, इसे हमने सिद्ध करना है 2 cosec थीटा के बराबर। तो सबसे पहले हम प्रश्न का लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1। उसके बाद हम अंश में जो tan थीटा है इसे कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1। अब हम कोष्ठ के अंदर के व्यंजक को हल करेंगे, तो सबसे पहले हम इनका लॉसो लेंगे जो कि आएगा sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा प्लस 1, और अब हम sec थीटा माइनस 1 का भाग यदि लॉसो में दें तो वह sec थीटा प्लस 1 बार जाएगा, sec थीटा प्लस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा sec थीटा प्लस 1। इसी प्रकार sec थीटा प्लस 1 का भाग लॉसो में देंगे तो वह जाएगा sec थीटा माइनस 1 बार, इससे हम 1 को गुणा करेंगे तो यह आएगा sec थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएंगे, ऊपर देखेंगे tan थीटा और यहाँ पर sec थीटा और sec थीटा को जोड़ लेंगे तो यह आएगा 2 sec थीटा बटा sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस 1 को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। इस सूत्र में यदि हम एक को दाईं ओर भेज दें तो हमारे पास रहेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, अर्थात sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास हर में जो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है इसे हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ tan थीटा इंटू tan थीटा, तो ऊपर tan थीटा से एक tan थीटा कट जाएगा, अर्थात tan स्क्वायर थीटा में से आप स्क्वायर को काट लीजिए। अब हमारे पास बचा 2 sec थीटा बटा tan थीटा। अब हम sec को लिख लेते हैं 1 बटा cos और tan को लिख लेते हैं sin बटा cos। 2 गुणा 1 बटा cos थीटा, इस बटा को हम गुणा में बदलेंगे तो नीचे के भिन्न को उल्टा करके लिखेंगे cos थीटा बटा sin थीटा। cos से cos कट जाएगा
हमारे पास बचेगा 2 गुणा 1/sin। 1/sin होता है कोसेक, तो यह आ जाएगा 2 कोसेक थीटा। यही हमारा राइट हैंड साइड था, यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 17, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपको 2 रैखिक समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें आपने के का मान ज्ञात करना है, जबकि आपको दिया गया है इन रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होने हैं। तो यहाँ पर हमें 2 रैखिक समीकरण दी गई है। इन समीकरणों की हम रैखिक समीकरणों के मानक रूप ax + by + c से तुलना करेंगे तो हमें a1 बराबर मिलेगा पहले समीकरण में x का गुणांक यानी k, b1 हमें मिलेगा पहले समीकरण में y का गुणांक यानी 3 और c1 हमें मिलेगा पहले समीकरण में अचर पद अर्थात -k-3। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में हम देखेंगे जो a है वह 12 है, b2 y का गुणांक k है और c2 अचर पद -k है। अब आपको प्रश्न के अनुसार दिया है समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब होंगे? जबकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। अब हम इनके मान रखेंगे, a1 यानी k, a2 यानी 12, b1 3, b2 k, c1 ऋण k ऋण 3 और c2 ऋण k। ऋण से ऋण काटेंगे, इसे हम पहला नंबर दे देते हैं, इसको दूसरा दे देते हैं, इसे तीसरा नंबर दे देते हैं। अब हम फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं। तो पहला हमारे पास है k/12 और दूसरा है 3/k। तो k से k गुणा होगा, मिलेगा k² और 12 से 3 गुणा होगा तो 36। k बराबर आ जाएगा वर्गमूल 36। अब 36 किसका वर्ग होता है? धन 6 और ऋण 6 का। तो k के 2 मान आपको यहाँ मिले, क्या क्या मिले? +6 और -6। अब हम ले लेते हैं दूसरे और तीसरे को। तो दूसरा हमारे पास है 3/k, तीसरा है k ऋण 3/k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, हम लिख सकते हैं k ऋण 3 बराबर 3। तो k बराबर आ जाएगा 3, ऋण 3 इधर जाएगा तो धन 3 और k बराबर आ जाएगा 6। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड को हमने लिया था, k के 2 मान मिले 6 और ऋण 6। दूसरे और तीसरे को हमने लिया तो वहां से हमें मिला k बराबर 6। तो इन दोनों में जो वनिष्ठ मान है वह है k बराबर 6। तो k बराबर 6 k का मान होगा, यही प्रश्न का उत्तर होगा। 18वां प्रश्न है, 18 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि उनके वर्गों के योग का दूना उनके गुणनफल के 5 गुने के बराबर हो। माना 18 का जो पहला भाग है वो x है, तो दूसरा भाग आ जाएगा 18 से x कम, क्योंकि x और 18 ऋण x को आप जोड़ेंगे तो यह 18 होगा। तो पहला भाग हमने x ले लिया, दूसरा भाग आ जाएगा 18 ऋण x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार इनके वर्गों के योग का 2 गुना यानी x का वर्ग और 18 ऋण x का वर्ग, इनका योग का 2 गुना यानी गुणा 2 हो जाए। कह रहा है कि वह इनके गुणनफल के 5 गुने के बराबर हो। तो हम शर्त लगाएंगे x और 18 ऋण x के वर्गों के योग का 2 गुना x और 18 ऋण x के गुणनफल का 5 गुना कर लेंगे। अब हम इसे हल करके एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो 2x² धन 18 ऋण x होल स्क्वायर को आप a - b होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a² यानी 18 का वर्ग 324 ऋण 2ab, इन दोनों को गुणा करेंगे उसका दुगुना कर लेंगे तो 18 दूना 36
एक्स धन बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर बराबर 5x से अंदर गुणा कर लेंगे 18 पंचे 90 90 एक्स ऋण 5x से x को गुणा करेंगे 5x वर्ग। अब यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर को जोड़ लेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, उसको हम 2 से गुणा कर लेंगे तो 4x स्क्वायर। 324 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 648 और ऋण 36x को आप 2 से गुणा करेंगे तो आएगा ऋण 72x और इन दोनों को भी आप इस साइड ले आएंगे माइनस 90x और माइनस 5x स्क्वायर यहाँ आके हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर बराबर बचेगा 0। अब देखिए 4x स्क्वायर और धन 5x स्क्वायर जोड़ेंगे तो बनेगा 9x वर्ग ऋण 72 और ऋण 90 आप जोड़ेंगे तो यह आएगा ऋण 162x और धन 648 बराबर हो जाएगा 0। अब हम इस समीकरण में 9 का भाग दे देंगे तो 9 का भाग 9 में एक बार जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर ऋण 9 का भाग 162 में देंगे तो वह 18 बार जाएगा धन 9 का भाग 648 में 72 बार जाएगा। अब हमें 72 के ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं जिनका योग 18 हो तो वे होंगे 12 और 6। 12 और 6 को गुणा करके 72 होता है तो ऋण 18 में योग लाना है तो वह हो जाएगा ऋण 12x ऋण 6x धन 72 बराबर 0। ऋण 18x को आपने ऋण 12x ऋण 6x लिखा। अब इन दोनों पदों में हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा x ऋण 12 ऋण 6 कॉमन ले लेंगे तो x ऋण 12 बराबर 0। अब आपको दो गुणनखंड मिले x ऋण 12 और x ऋण 6 बराबर 0। x ऋण 12 को आप 0 लेंगे तो x बराबर मिलेगा 12 और x ऋण 6 को 0 लेंगे तो x बराबर मिलेगा 6। तो पहला भाग हो सकता है 12 या 6। तो 18 का जो पहला भाग हम यदि पहला भाग जो हमने x माना था वह हो सकता है 12 तो दूसरा भाग हो जाएगा 18 ऋण x यानी 18 ऋण 12 अर्थात 6। तो 18 के भाग हो जाएंगे 12 और 6। अब दूसरा उत्तर भी मान लिया, देखो x बराबर 6 आया है तो पहला भाग जो होगा यदि हम उसको 6 लें तो जो दूसरा भाग है वह 18 ऋण x यानी 18 ऋण 6 अर्थात 12 होगा। तो कुल मिला के 18 के दो भाग 12 और 6 या 6 और 12 होंगे। यही प्रश्न का उत्तर होगा। 19वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि शीर्ष बिंदु A 3,4 B 6,4 तथा C ऋण 1 3 वाला त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और हमें सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए हम त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे अर्थात AB, BC और CA ज्ञात करेंगे। हम देखेंगे कि इन तीनों भुजाओं में से दो भुजाएं आपस में बराबर है तो इससे हम सिद्ध कर लेंगे कि यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आप दूरी का सूत्र d बराबर वर्गमूल x1 ऋण x2 पूरे का वर्ग धन y1 ऋण y2 पूरे का वर्ग, यह सूत्र लागू करेंगे। तो सबसे पहले हम AB ज्ञात कर लेते हैं तो AB बराबर आ जाएगा वर्गमूल x1 यानी 3 ऋण x2 6 3 ऋण 6 पूरे का वर्ग धन y1 0 y2 4 0 ऋण 4 का वर्ग। अब देखिए 3 ऋण 6 यानी ऋण 3 का वर्ग करेंगे 9 और 0 ऋण 4 यानी ऋण 4 का वर्ग करेंगे 16 और 9 को जोड़ेंगे 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। तो AB आ गया 5 मात्रक। अब हम निकालते हैं BC तो BC बराबर हो जाएगा वर्गमूल, फिर वही सूत्र लगाएंगे। पहला x1 6 है, x2 ऋण 1 है तो 6 ऋण 1 करेंगे तो 6 धन 1 बन जाएगा अर्थात 7 का वर्ग और y1 माइनस y2 यानी 4 ऋण 3 अर्थात 1 का वर्ग। तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49 में 1 जोड़ेंगे 50 तो यह आ गया वर्गमूल 50। अब हम ज्ञात कर लेते हैं CA तो C का पहला निर्देशांक है ऋण 1,
एक आया ऋण 3, तो ऋण 1 ऋण 3 करेंगे तो आएगा ऋण 4 का वर्ग धन 3 ऋण 0 यानी 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग या ऋण 4 का वर्ग होगा 16, 3 का वर्ग होगा 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल आएगा 5। तो आप देख रहे हैं कि AB का जो मान था 5 है और CA का मान भी 5 है। तो हम लिखेंगे चौकी त्रिभुज की भुजाएं AB और CA आपस में बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें सिद्ध करना था। 20वां प्रश्न है, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 1, 4 है, इसके एक सिरे के निर्देशांक 3, 6 हैं, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक क्या होंगे? तो हमें दिया गया है एक रेखाखंड है, मान लिया वह रेखाखंड AB है और आपको इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 1 और 4 और दोनों सिरों में से एक सिरे के निर्देशांक हैं 3 और 6। मान लिया जो अज्ञात सिरे के निर्देशांक हैं वे x और y हैं। अब जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो आप यह समझ लीजिए कि x आपको 1 दिया गया है, y आपको 4 दिया गया है, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। और x1 x होगा, x2 3 होगा, y1 y होगा और y2 6 होगा। तो x की जगह हम लिख लेते हैं 1 बराबर x1 के स्थान पर x धन x2 के स्थान पर 3 बटा 2। ऐसे ही y की जगह पर हम लिखेंगे 4, y1 के जगह पर y धन y2 के स्थान पर 6 बटा 2। अब 2 से 1 गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2 बराबर x धन 3। ऐसे 2 और 4 गुणा होंगे 8 बराबर y धन 6। तो यहाँ से x बराबर मिलेगा 2 ऋण 3 और y बराबर मिलेगा 8 ऋण 6। तो x बराबर हो जाएगा 2 ऋण 3 यानी ऋण 1 और y बराबर 8 ऋण 6 यानी 2। तो जो अज्ञात सिरे के निर्देशांक हमने x y माने थे वे आ जाएंगे ऋण 1 और 2। प्रश्न 21, एक पर्स में रुपये 2 और रुपये 5 के सिक्के हैं। यदि कुल सिक्कों की संख्या 60 हो तथा कुल सिक्कों का मूल्य रुपया 195 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो हम मान लेते हैं, माना 2 रुपये के सिक्कों की संख्या x और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या y है। अब हम ज्ञात कर लेते हैं 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य। 2 रुपये का एक सिक्का होगा तो उसका मूल्य 2 रुपया होगा। कुल सिक्के कितने हैं 2 रुपये के? x हैं, तो x सिक्कों का मूल्य हो जाएगा 2x। इसी प्रकार 5 रुपये के एक सिक्के का मूल्य 5 रुपया होगा, y सिक्कों का मूल्य हो जाएगा 5y। अब यहाँ पर आपको 2 शर्तें दी गई हैं। एक शर्त है कुल सिक्कों की संख्या 60 है। अब सिक्कों की संख्या हमने मानी है x और y, इनकी कुल संख्या अर्थात इनका जो योग है वह 60 है, समीकरण 1। और जो दूसरी शर्त दी है वह है सिक्कों का कुल मूल्य 195 रुपये है, यानी 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य 2x धन 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य 5x बराबर हो जाएगा 195, समीकरण 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। इसके लिए आप विलोपन विधि लगा सकते हैं। समीकरण 1 को 5 से गुणा कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 5x धन 5y बराबर 60 गुणा 5 300। इसके नीचे आप समीकरण 2 को लिख लें, 2x धन 5y बराबर 195। अब हम ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को घटा लेते हैं। तो घटाने पर जो है नीचे वाले समीकरण के पदों के चिन्ह बदल लेंगे। तो 5x में से 2x कम होगा तो बचेगा 3x और धन 5y ऋण 5y कैंसिल हो जाएंगे। 300 में से 195 आप घटाएंगे तो 105 मिलेगा। x बराबर हो जाएगा 105 बटा 3 यानी 35।
तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है 35। अब हमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यानी y ज्ञात करना है। तो x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो x की जगह हम लिखेंगे 35 धन y बराबर हो जाएगा 60। तो y बराबर हो जाएगा 60 ऋण 35 अर्थात 25। अतः 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 35 और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 25। यही प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22 सिद्ध कीजिए कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को हम गणितीय विरोधाभास विधि से हल करेंगे। हमें सिद्ध करना है 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम कल्पना करेंगे, माना 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो हम लिखेंगे 3 वर्गमूल 2 यदि परिमेय है तो P बटा Q के बराबर होगा, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। अब हम क्या करेंगे, जो 3 है इसे हम दाएं साइड भेजेंगे जो कि Q के साथ गुणा में जाएगा, बाएं साइड रहेगा वर्गमूल 2। तो आपको मिलेगा वर्गमूल 2 बराबर P बटा 3Q। अब देखिए P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, अर्थात P बट्टा 3Q पूर्णांकों का भागफल है। पूर्णांकों का भागफल सदैव परिमेय होता है। बाईं ओर देखिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है और दाईं ओर की जो राशि है वह परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे समीकरण का बायां पक्ष अपरिमेय है तथा दायां पक्ष परिमेय है। अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर हो रहे हैं। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। हमने क्या कल्पना की थी, हमने माना था कि 3 वर्गमूल 2 परिमेय है, अतः 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 23 दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमें 2 संकेंद्री वृत्त दिए हैं। संकेंद्री वृत्त का मतलब हुआ दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही बिंदु है। मान लिया वह बिंदु O है। बड़ा वृत्त जो है उसकी त्रिज्या 5 सेमी है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है। हमें दिया गया है कि बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। इस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए AB जो है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और OP छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। इसका मतलब हुआ कि जो OP है वह लंबवत होगी AB के। ब्रैकेट में आप कारण लिख लेंगे, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो यदि OP AB पर लंब है तो त्रिभुज OPA एक समकोण त्रिभुज होगा। तो हम समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भुजा AP है वह वर्गमूल OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर के बराबर होगा। तो OA आपको दिया है 5 और OP आपको दिया गया है 3। 5 का वर्ग होगा 25, 3 का वर्ग होगा 9। 25 में आप 9 कम करेंगे तो यह होगा 16 और 16 का वर्गमूल होगा धन ऋण 4। यहाँ पर AP दूरी है इसलिए हम इसे ऋण नहीं लेंगे, तो हम इसे लेंगे 4। तो AP हमारा आ गया है 4 सेमी। अब हमें AB ज्ञात करना है। तो AB बराबर होगा डबल ऑफ AP यानी AP का 2 गुना, अर्थात 2 गुणा 4 यानी 8 सेमी। यही बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई होगी। प्रश्न संख्या 24 चित्र में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। यदि AB समांतर DC तथा EF समांतर AB हो तो दिखाइए कि AE बटा ED बराबर BF बटा
FC। तो हमें यहाँ पर एक समलंब दिया गया है जिसमें AB DC के समांतर है तथा EF AB के समांतर है, और हमें सिद्ध करना है कि AE बटा ED बराबर BF बटा FC। तो इसके लिए हम एक रचना करेंगे, B और D को मिलाएंगे। अब हमें दिया है AB समांतर DC और EF समांतर AB। हम जानते हैं कि एक ही रेखा के समांतर सभी रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो यहाँ पर DC और EF दोनों AB के समांतर हैं, तो ये भी आपस में समांतर होंगी, अर्थात DC समांतर EF। तो कहने का तात्पर्य है कि AB, EF और DC ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। अब हम आएंगे त्रिभुज DAB में। यहाँ पर देखिए OE जो है वह समांतर होगा AB के, क्योंकि AB और EF आपस में समांतर है और OE EF का एक भाग है। अब हम यहाँ पर समानुपातिकता का आधारभूत प्रमेय, जिसे हम शॉर्ट में थेल्स प्रमेय कहते हैं, उसे लगाएंगे। थेल्स के अनुसार यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो त्रिभुज DAB में थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AE बटा ED बराबर BO बटा OD। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार हम त्रिभुज DCB में देखेंगे कि OF समांतर है DC के, क्योंकि EF DC के समांतर है। तो यहाँ भी हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय से यह हो जाएगा BF बटा FC बराबर BO बटा OD। इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। समीकरण 1 और 2 को देखिए, इनका दायां पक्ष आपस में समान है, इसलिए इनका बायां पक्ष भी आपस में समान होगा, अर्थात AE बटा ED बराबर होगा BF बटा FC। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 25, त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम बेलन की ऊंचाई को h सेमी मान लेंगे और गोले की त्रिज्या हमें 4.2 सेमी दी गई है और बेलन की त्रिज्या 6 सेमी दी गई है। गोले की त्रिज्या को हमने यहाँ पर स्मॉल r ले लिया है और बेलन की त्रिज्या को कैपिटल R ले लिया है। अब चूंकि गोले को पिघलाकर बेलन बना है, इसलिए बेलन का आयतन और गोले का आयतन आपस में बराबर होगा। बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H तथा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे। कैपिटल R की जगह हम 6 लिखेंगे। R स्क्वायर है तो यह 6 गुणा 6 बनेगा। H हमें ज्ञात करना है 4/3 और स्मॉल r के स्थान पर 4.2 सेमी दिया गया है। R का क्यूब है तो हम 4.2 को 3 बार लिखेंगे। यहाँ से H बराबर आ जाएगा 4 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बटा 3। 6 गुणा 6 जो h के साथ गुणा में था वह दाएं पक्ष में बटा में चला जाएगा। 3 से 4.2 को हम 1.4 बार काटेंगे। 6 का भाग 4.2 में 0.7 बार और 6 का भाग 4.2 में 0.7 बार जाएगा। अब हम 4, 1.4, 0.7 और 0.7 को गुणा करेंगे तो यह 2.744 सेमी आएगा। इसलिए बेलन की ऊंचाई होगी 2.744 सेमी, या इसको हम लगभग 2.7 सेमी लिख सकते हैं। तो 26वां प्रश्न है, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक हवाई जहाज से एक व्यक्ति समुद्र में स्थित 2 जलयानों के अवनमन कोण 60 अंश तथा 45 अंश नापता है। यदि जलयान उस व्यक्ति के दोनों तरफ स्थित हों
तो जलयानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है वर्गमूल 3 बराबर 1.732। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेंगे। चित्र में देखिए, ए पर एक हवाई जहाज है, बी और सी पर जलयान है। ए से बी का अवनमन कोण 60 अंश बनता है और जलयान सी का अवनमन कोण 45 अंश बनता है। हम जानते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण होते हैं। और समुद्र तल से जहाज की ऊंचाई आपको 1000 मीटर दी गई है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना ए हवाई जहाज है, बी और सी जलयान है और हमें ज्ञात करनी है बी से सी की दूरी। तो इसके लिए हम मान लेते हैं पीबी को x और पीसी को y। तब बी और सी के बीच की दूरी अर्थात जलयानों के बीच की दूरी आ जाएगी x धन y। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज ए पी बी में हम करेंगे PB बटा PA। तो PB इसका आधार है, PA इसका लंब है। तो आधार बटा लंब होता है कॉट। तो कॉट थीटा की जगह हमारे पास 60 अंश है। PB की जगह लिखेंगे x और PA की जगह लिखेंगे 1000। कॉट 60 का मान 1 बटा वर्गमूल 3। अब 1000 से हम 1 को गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1000 बटा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से अंश और हर में गुणा करेंगे। हर में वर्गमूल 9 अर्थात 3 आएगा और अंश में 1000 वर्गमूल 3 बनेगा। अब हम वर्गमूल 3 की जगह लिखेंगे 1.732 जो कि आपको प्रश्न में दिया गया है बटा 3। 1000 से 1.732 को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1732 और बटा 3 को हम वैसे ही लिखेंगे। पुनः हम समकोण त्रिभुज APC में जाएंगे। इसमें हम करेंगे PC बटा PA अर्थात आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब होता है कॉट और यहाँ पर का जो कोण है वह है 45। PC आपको दिया गया है y, PA का मान है 1000 और कॉट 45 का मान होता है 1। 1000 से 1 को गुणा करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 1000। यह भी मीटर में होगा। अब हमें दोनों जलयानों के बीच की दूरी BC ज्ञात करनी है। तो जलयानों के बीच की दूरी आ जाएगी x प्लस y। x का मान है 1732 बटा 3 धन y का मान है 1000। इसे हम हल कर लेंगे। हल करने पर यह 1577.33 मीटर प्राप्त होगा। तो दोनों जलयानों के बीच की दूरी हो जाएगी 1577.33 मीटर। प्रश्न नंबर 26 में अथवा वाला प्रश्न है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 9 का है। इसे आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न 27, किसी कार्य को पूरा करने में अनुभव की अपेक्षा अभिषेक 6 दिन कम लगाता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो बताइए कि अनुभव अकेले कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। तो हम मान लेते हैं, माना अनुभव पूरे काम को x दिनों में पूरा करता है। प्रश्न के अनुसार अभिषेक कार्य को पूरा करने में मानव की अपेक्षा 6 दिन कम लेता है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अभिषेक द्वारा काम पूरा करने में लगा समय बराबर x ऋण 6 दिन। अब अनुभव के 1 दिन का काम हो जाएगा 1 बटा काम पूरा करने के दिनों की संख्या अर्थात 1 बटा x और अभिषेक के 1 दिन का काम हो जाएगा 1 बटा x ऋण 6। दोनों के 1 दिन का काम होगा 1 बटा x धन 1 बटा x ऋण 6। अब देखिए प्रश्न के अनुसार दोनों मिलकर काम को 4 दिन में पूरा करते हैं।
तो दोनों के एक दिन का काम होगा 1/4। तो हम लिखेंगे 1/x धन 1/x ऋण 6 बराबर 1/4। अब हम दोनों हरों का लॉसो लेंगे जो कि x इंटू x ऋण 6 आएगा और x ऋण 6 से 1 को गुणा करेंगे, x से 1 को गुणा करेंगे तो ये बनेगा x ऋण 6 धन x और 1/4 को दाईं ओर वैसे ही लिखेंगे। x और x जुड़ेगा तो 2x बनेगा, ऋण 6 बटा x से x ऋण 6 को गुणा करेंगे तो यह आएगा x स्क्वायर ऋण 6x बराबर 1/4 वैसे ही रहेगा। अब हम x स्क्वायर ऋण 6x से 1 को गुणा करेंगे और 4 से 2x ऋण 6 को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर ऋण 6x से 1 को गुणा करने पर इसका मान x स्क्वायर ऋण 6x ही होगा बराबर 4 से 2x ऋण 6 को गुणा करने पर यह 8x ऋण 24 हो जाएगा। अब हम 8x ऋण 24 को बाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे और बाईं ओर x स्क्वायर ऋण 6x है, यहाँ से ऋण 8x आएगा तो ऋण 8x और ऋण 6x का मान ऋण 14x हो जाएगा। ऋण 24 बाईं ओर आकर धन 24 हो जाएगा बराबर दाईं ओर शून्य बचेगा। अब हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुकी है जिसमें हमें 24 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 14 हो। तो ऐसे गुणनखंड ऋण 12 और ऋण 2 होंगे क्योंकि ऋण 12 और ऋण 2 को जोड़कर ऋण 14 होता है और ऋण 12 गुणा ऋण 2 का मान धन 24 होता है। तो हम ऋण 14x की जगह ऋण 12x ऋण 2x लिखेंगे और x स्क्वायर धन 24 को हम ऐसे ही लिखेंगे बराबर शून्य। अब हम प्रथम दो पदों में x कॉमन ले लेंगे तो यह बचेगा x ऋण 12 और ऋण 2x धन 24 में ऋण 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x ऋण 12। अब इनमें हम x ऋण 12 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x ऋण 2। तो x के दो मान आपको मिलेंगे। जब x ऋण 12 बराबर 0 लेंगे तो x का मान 12 आएगा और x ऋण 2 को यदि हम शून्य रखेंगे तो x बराबर 2 होगा। x बराबर 2 अमान्य होगा क्योंकि यदि अनुभव काम को 2 दिन में पूरा करता है, अभिषेक उससे 6 दिन कम अर्थात 2 ऋण 6 अर्थात ऋण 4 दिन में पूरा करेगा। दिनों की संख्या ऋण में नहीं हो सकती है, इसीलिए हम x बराबर 2 को अमान्य लेंगे। अतः अनुभव काम को अकेले पूरा करेगा बराबर x दिनों में अर्थात 12 दिन में। यही प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 27 के अथवा का प्रश्न है, यदि किसी यात्री ट्रेन की चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 150 किमी की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। ट्रेन की मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो हम इसके लिए ट्रेन की मूल चाल को x किमी प्रति घंटा मान लेंगे। अब ट्रेन को 150 किमी दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी है 150, चाल है x, 150 बटा x। अब प्रश्न में कहा गया है यदि ट्रेन की चाल 5 किमी बढ़ती है तो समय 1 घंटा कम लगता है। तो हम ज्ञात करेंगे चाल 5 किमी बढ़ाने पर नई चाल, पहले चाल थी x, 5 किमी बढ़ने पर यह हो जाएगी x धन 5 किमी पर आवर। तो नया समय अब आ जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी है 150, चाल है x धन 5। प्रश्न के अनुसार जो नया समय है वह पहले समय से 1 घंटा कम है, यानी पहला समय ऋण बाद का समय बराबर 1। तो पहला समय है 150 बटा x ऋण दूसरा समय है 150 बटा x धन 5 बराबर 1। अब हम 150 को कॉमन ले लेंगे तो यह 1 बटा x ऋण 1 बटा x धन 5 बचेगा। तो यहाँ पर हम x और x धन 5 को लॉसो ले लेंगे। तो x धन 5 से 1 को गुणा करेंगे तो x धन 5 आएगा और x से 1 को गुणा करेंगे तो x आएगा बराबर 1। दाईं साइड होगा x और माइनस x आपस में कट जाएंगे, बचेगा 150 गुणा 5 बटा x गुणा x धन 5 बराबर 1। 150 से 5 को गुणा करेंगे तो 750 मिलेगा। x से x धन 5 को गुणा करने पर x स्क्वायर धन 5x मिलेगा बराबर 1। अब हम x स्क्वायर धन 5x से 1 को गुणा करेंगे तो यह होगा x स्क्वायर धन 5x बराबर 750। फिर 750 को हम बाईं ओर ले जाएंगे तो यह बाईं ओर जाकर ऋण 750 हो जाएगा। अब हमें 750
के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर धन 5 हो। तो धन 5x की जगह पर आप धन 30x ऋण 25x लिखेंगे, क्योंकि धन 30 और ऋण 25 का गुणनफल ऋण 750 होगा। अब हम पहले दो पदों में x कॉमन लेंगे तो यह x धन 30 मिलेगा, ऋण अंतिम दो पदों में 25 कॉमन ले लेंगे तो यह x धन 30 बचेगा बराबर 0। तो आपको दो गुणनखंड मिलेंगे, x धन 30 और x ऋण 25। x धन 30 को 0 लेंगे तो x बराबर ऋण 30 होगा। अब चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसीलिए हम इसको अमान्य करेंगे, यानी यह उत्तर नहीं हो सकता है। तो दूसरा हम लेंगे x ऋण 25 बराबर 0, तो x बराबर 25 यहाँ से मिलेगा। अतः ट्रेन की मूल चाल जो कि हमने x मानी थी वह आ जाएगी 25 किमी पर आवर। यही प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 28, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब खींचा जाए तो इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज तथा मूल त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। चित्र में कोण BAC बराबर 90 अंश तथा AD लंब है BC पर, तो उपरोक्त में सिद्ध कीजिए कि AD वर्ग बराबर BD गुणा AC। तो इस चित्र को हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो हमें दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A 90 अंश है और A से BC पर एक लंब डाला गया है AD। कहने का तात्पर्य है कोण BDA या कोण CDA दोनों 90 अंश के होंगे। और आपको दिया गया है कि जो लंब डालने पर ये दो त्रिभुज बन रहे हैं ADC और BDA, ये दोनों आपस में समरूप होते हैं और मूल त्रिभुज BAC के भी समरूप होते हैं। यह हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया है, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री और AD परपेंडिकुलर BC सिद्ध करना है। AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। उपपत्ति, तो उपपत्ति में जो जो हमें दिया है वो हम लिखेंगे। जैसे कि हमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण A 90 और AD परपेंडिकुलर BC। इसका मतलब है कि त्रिभुज BAC एक समकोण त्रिभुज है, BC इसका कर्ण है और AD समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर खींचा गया लंब है। अब प्रश्न में हमें प्रमेय दिया गया है कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब द्वारा जो दो त्रिभुज बनते हैं वे आपस में समरूप होते हैं और मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो इसके आधार पर हम लिखेंगे त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BDA समरूप त्रिभुज BAC। तो अब हम जान चुके हैं कि त्रिभुज ADC और त्रिभुज BDA समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो हम पहले त्रिभुज ADC की भुजा AD लेंगे, तो इसकी भुजा AD है, तो दूसरे त्रिभुज की AD की संगत भुजा BD है। तो AD बटा BD बराबर ADC की भुजा हम ले लेंगे DC और उस दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा ले लेंगे DA। तो आपको मिलेगा AD बटा BD बराबर DC बटा DA। अब DA और AD समान होंगे तो DA को आप AD भी कह सकते हैं। तो AD इंटू AD करेंगे तो AD स्क्वायर हो जाएगा और BD को आप दाएं साइड भेजेंगे तो यह DC के साथ गुणा होगा, तो दाएं ओर मिलेगा BD गुणा DC। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 29, 36 सेमी आंतरिक व्यास वाला एक अर्धगोली कटोरा किसी द्रव पदार्थ से भरा है। इस द्रव को 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे को पूरा खाली करने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। तो हम मान लेते हैं, माना कटोरे के द्रव को खाली करने के लिए कुल n बोतलों की आवश्यकता होती है। आपको दिया गया है अर्धगोले का व्यास 36, तो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 36 बटा 2 यानी 18 सेमी। अर्धगोले का आयतन ज्ञात करेंगे, तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2 बटा 3 पाई r क्यूब। तो 2 बटा 3 पाई r की जगह 18 है, तो यह हो जाएगा 18 गुणा 18 गुणा 18। अब हम देखते हैं जो बेलनाकार बोतल है उसकी त्रिज्या 3 दी गई है और ऊंचाई 6 दी गई है। तो बेलनाकार बोतल का आयतन आ जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो r की जगह आप 3 लिखेंगे तो 3 गुणा 3 और h की जगह
जगह पर 6 लिखेंगे। तो एक बोतल का आयतन इतना होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि अर्धगोलाकार कटोरी में जो द्रव है वह n बोतलों में भरा जाना है। तो इसका मतलब हुआ कि n बोतलों में भरे द्रव का आयतन अर्थात n बोतलों का आयतन बराबर अर्धगोले में भरे द्रव का आयतन अर्थात अर्धगोले का आयतन। तो एक बोतल का आयतन है पाई गुणा 3 और n बोतलों का आयतन हो जाएगा, इसको हम n से गुणा कर लेंगे और अर्धगोले का आयतन आपने ऊपर ज्ञात किया है उसे मान रख लेंगे। अब दोनों ओर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम n ज्ञात करेंगे। n के साथ जो 3 × 6 है वह दाईं ओर बटा में जाएगा। तो हमें मिलेगा n बराबर 2 × 18 × 18 बटा 3 यहाँ पर पहले से है और बाईं ओर से 3 × 6 मिलेगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हल करने पर यह 72 प्राप्त होगा। तो अतः जो बोतल भरे जाएंगे वे 72 बोतल भरे जाएंगे। प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 62.8 है। समस्त बारंबारताओं का योग 50 है। बारंबारताओं की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, वो वर्गांतर और बारंबारता जिसमें दी गई है और आपने अज्ञात बारंबारताओं F1 व F2 का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से एक सारणी बनाएंगे जिसमें वर्गांतर, मध्यमान, बारंबारता और बारंबारता गुणा मध्यमान करेंगे। तो वर्गांतर हमें दिया गया है 0 से 20, 20 से 40 और इसी क्रम में यह 100 से 120 तक दिया गया है। और Fi यानी बारंबारता आपको दी गई है 5, F1 10, F2 7 और 8। हमें F1 और F2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम Xi यानी मध्यमान ज्ञात करेंगे। मध्यमान ज्ञात करने के लिए आप वर्गांतर के जो निम्न और उच्च सीमाएं हैं इन्हें जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे। 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 20, 20 में 2 का भाग देंगे 10, 20 और 40 जोड़ेंगे उसमें 2 का भाग देंगे आएगा 30। तो इसी प्रकार अन्य वर्ग भी हम भर लेंगे। अब हम Fi × Xi यानी 10 और 5 को गुणा करेंगे 50, 30 और F1 को गुणा करेंगे 30 F1, 50 और 10 को गुणा करेंगे 500, 70 और F2 को गुणा करेंगे 70 F2, 90 और 7 को गुणा करेंगे 630, 110 और 8 को गुणा करेंगे 880। अब हम सिग्मा Fi ज्ञात करेंगे 5, 10, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा। धन F1 धन F2 को हम ऐसे ही लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हम सिग्मा Fi Xi ज्ञात करने के लिए 50, 500, 630 और 880 को जोड़ेंगे जो कि 2060 प्राप्त होगा और धन 30 F1 धन 70 F2 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए हमें दिया गया है बारंबारताओं का योग 50 है। हमारी बारंबारताओं का योग आ रहा है 30 धन F1 धन F2। प्रश्न के अनुसार यह 50 है तो हम लिखेंगे 30 धन F1 धन F2 बराबर 50। यहाँ से हम 30 को दाईं ओर भेजेंगे तो यह दाईं ओर 50 ऋण 30 अर्थात 20 प्राप्त होगा। बाईं ओर F1 धन F2 वैसा ही रहेगा। तो इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम माध्य का सूत्र लगाएंगे। माध्य बराबर होता है सिग्मा Fi Xi बटा सिग्मा Fi। तो माध्य आपको दिया गया है 62.8। सिग्मा Fi Xi का मान यह है, इसे हम नीचे लिखेंगे और सिग्मा Fi हमें 50 दिया गया है। अब हम 50 और 62.8 को गुणा करेंगे जो कि 3140 प्राप्त होगा और दाईं ओर हम 2060 धन 30 F1 धन 70 F2 को ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद 2060 को हम बाईं ओर भेजेंगे तो यह ऋण 2060 बनेगा। 30 F1 धन 70 F2 को हम वैसे ही लिखेंगे। 3140 में से 2060 को घटाएंगे तो 1080 मिलेगा। अब हम पूरे समीकरण में 10 का भाग दे देंगे तो 10 का भाग देने पर यह 3 F1 मिलेगा, यह 7 F2 मिलेगा और यह 108 मिलेगा। यह है समीकरण 2। समीकरण 2 के नीचे हम समीकरण 1 को
3 से गुणा करके लिख लेंगे। 3 से F1 को गुणा करेंगे 3F1, धन 3 से F2 को गुणा करेंगे 3F2, 3 से 20 को गुणा करेंगे 60। अब हम ऊपर की समीकरण में से नीचे की समीकरण को घटाएंगे, तो घटाने पर जो नीचे वाली समीकरण होती है उसके पदों के चिन्ह बदल लेते हैं। तो धन 3F1 को हम ऋण 3F1 लिखेंगे, धन 3F2 को ऋण 3F2 करेंगे और धन 60 को ऋण 60 लिखेंगे। तो धन 3F1 और ऋण 3F1 आपस में कट जाएंगे। 7F2 में से 3F2 घटाएंगे तो मिलेगा 4F2। 108 में से 60 कम करेंगे तो मिलेगा 48। तो 4F2 बराबर 48 है, तो F2 बराबर आ जाएगा 48/4, तो यह आएगा 12। तो F2 का मान 12 मिलेगा। अब हम F2 के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है F1 धन F2 बराबर 20। F2 की जगह 12 लिखेंगे, तो यहाँ से F1 बराबर मिलेगा 20 ऋण 12 यानी 8। तो इस प्रकार हमें F1 का मान 8 और F2 का मान 12 प्राप्त हुआ। यही प्रश्न का उत्तर होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।